नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पेपर 1 के सिलेबस पर। और 2 बार नेट निकालने के एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने वाला हूं कि सिलेबस को किस प्रकार से कवर करें, जिससे कि नेट और जेआरएफ निकालना थोड़ा मुश्किल टास्क ना रहे। तो जैसे कि आपको पता है कि पेपर 1 में 10 यूनिट लगी हुई हैं और प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन आते हैं, जो प्रत्येक 2 नंबर का होता है और जो मिलाकर 100 नंबर हो जाते हैं। तो ये बात आपको पता होगी, आशा करता हूँ। फिर हम देखते हैं 10 यूनिट के नाम और फिर एक एक यूनिट को उठाएंगे और फिर उसको अच्छे से कवर करते हुए कि किस प्रकार से उसको कवर करें जिससे कि यूनिट कंप्लीट होती चली जाए, तो उस प्रकार से देखेंगे। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले नंबर की है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिवृत्ति। इसमें टीचिंग के बारे में पढ़ना होता है। फिर आती है शोध अभिवृत्ति यानी रिसर्च एप्टीट्यूड। अगर अब आप सोच रहे होंगे कि शोध अभिवृत्ति यहाँ कैसे आ गई, तो जब हम पीएचडी करते हैं तो पीएचडी के दौरान हमें रिसर्च करना होता है, तो उस समय ये काम आती है थेसिस वगैरह बनाने में। तो इसलिए इस टॉपिक को यहाँ रखा गया है। फिर आता है बोध यानी कॉम्प्रीहेंशन। यहाँ 5 क्वेश्चन एक कॉम्प्रीहेंशन में पूछे जाते हैं 10 नंबर के, तो ये की कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है। फिर संचार यानी कम्युनिकेशन एक अगली यूनिट है जिसमें संचार के बारे में बात करते हैं। फिर गणितीय तर्क और अभिवृत्तियां पूछी जाती हैं, जिसमें गणित के बेसिक जानकारी को पूछा जाता है। फिर युक्तियुक्त तर्क यानी लॉजिकल रीजनिंग एक नेक्स्ट टॉपिक रहता है। फिर यूनिट 7 आंकड़ों की व्याख्या डीआई कहते हैं, और ये डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही पॉपुलर रहता है क्योंकि सभी लोग डीआई डीआई करते रहते हैं। फिर यूनिट 8 आती है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी। इसमें कंप्यूटर वगैरह टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। और फिर यूनिट 9 जिसमें लोग विकास और पर्यावरण के बारे में चर्चा करते हैं, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट के बारे में। फिर आती है यूनिट 10 उच्च शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक किस प्रकार की शिक्षा की प्रणाली है, उच्च शिक्षा की प्रणाली है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब बात करते हैं यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में यानी शिक्षण अभिवृत्ति पर। तो इसको हम 6 टॉपिक में बांट सकते हैं, और अगर 6 टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो समझ लेना कि ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला है शिक्षण यानी टीचिंग। तो टीचिंग की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या उसके उद्देश्य हैं, तो ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। और फिर जो शिक्षण के स्तर कौन कौन से हैं, तो वो स्तर पूछे जाते हैं। जैसे कि शुरुआत में स्मरण शक्ति होती है, फिर समझ वाला टॉपिक आ जाता है, फिर विचारात्मक आ जाते हैं, तो वो टीचिंग में आ जाते हैं, तो उसको कवर करना पड़ेगी। फिर आते हैं शिक्षार्थी यानी लर्नर्स की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, जो सीखने वाले होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो किशोरावस्था में कौन सी विशेषताएं होती हैं, युवावस्था में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो इसमें उसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। तो ये नॉर्मल है, समझ जाते हैं। और ये पूरी यूनिट है ना, वो पूरी समझ पर बेस्ड है, तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। फिर आ जाते हैं शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो शिक्षक को कौन, एक टीचर प्रभावित करते हैं, तो टीचर आ जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर स्टूडेंट खुद प्रभावित होते हैं। फिर आसपास का वातावरण भी प्रभावित होता है, जैसे कि ये बोर्ड है तो ये बोर्ड भी टीचिंग को प्रभावित करेगा, ये चौक भी प्रभावित करेगी। तो ये सारी चीजें प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। फिर आता है समावेशी शिक्षण यानी इसमें ऑफलाइन या ऑनलाइन किस प्रकार की शिक्षण हो रही है, मतलब शिक्षक केंद्रित पढ़ाई हो रही है या फिर विद्यार्थी केंद्रित पढ़ाई हो रही है, तो उस पर चर्चा करते हैं। आपने 3 महत्वपूर्ण चीजों को देखा होगा, जैसे कि स्वयं और स्वयं प्रभाव, और फिर आता है मूक्ष। तो ये टॉपिक को देखा होगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और ये किस में आते हैं, समावेशी शिक्षण में आते हैं। फिर 5वें नंबर पर आता है शिक्षण सहयोग प्रणाली यानी कौन, पहले परंपरागत शिक्षण कैसी थी, आधुनिक शिक्षण कैसी है, और जो आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किस प्रकार से शिक्षण परिवर्तन आ रहा है, तो उस पर यहाँ चर्चा करेंगे। और फिर 6वें नंबर पर आता है मूल्यांकन प्रणाली। इसमें मूल्यांकन के तत्व कितने प्रकार होते हैं, इन पर चर्चा करते हैं। तो ये था, तो ये है टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड की 6 पॉइंटों को अगर तुमने देख लिया तो समझ लेना कि तुम टीचिंग एप्टीट्यूड पर एक अच्छी कमांड बना सकते हो। तो
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो फिर दूसरी यूनिट को देखते हैं, शोध अभिवृत्ति यानी रिसर्च एप्टीट्यूड को। इसको भी 6 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले शोध के बारे में जानेंगे कि शोध क्या होता है, शोध के क्या प्रकार होते हैं, उसका क्या उद्देश्य होता है, क्या विशेषताएं होती हैं, तो इसमें शोध के बारे में जानेंगे। फिर शोध की पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं, विवरणात्मक पद्धतियां, ऐतिहासिक पद्धतियां, तो कई सारी पद्धतियां हैं। तो उन पद्धतियों पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर शोध के चरण होते हैं, तो उन चरणों को देखेंगे। फिर शोध प्रबंधन और आलेख लेखन। देखो मैंने बोला था ना कि यहाँ पर आलेख या थीसिस वगैरह लिखना पड़ती है, इसलिए इस टॉपिक को दिया गया है। तो शोध प्रबंधन और आलेख लेखन भी यहाँ पढ़ा जाता है। तो 5वें नंबर पर आता है शोध में आईसीटी का प्रयोग। तो यहाँ आईसीटी का प्रयोग देखेंगे। फिर शोध नैतिकता क्या होती है उस पर चर्चा करेंगे। तो ये था शोध अभिवृत्ति। इसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, तो इनको समझना चाहिए। फिर आता है तीसरे नंबर का, इसको यही लिख देता हूं क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। जो बोध आता है, तो बोध में मतलब जो कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, कॉम्प्रिहेंशन, तो उसको देखते हैं। तो इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है। तो इस प्रकार ये यूनिट भी 10 नंबर की रहती है, तो इसको समझना। तो ये एक गद्यांश आएगा, तो उससे ये कवर हो जाएगा। तो अब हम चौथी जो नंबर की यूनिट है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, उसको देखते हैं। तो उसमें उसको 4 भागों में बांट दिया है। तो संप्रेषण क्या होता है, उसका क्या उद्देश्य होंगे, उसकी क्या विशेषता होंगी, उसके क्या प्रकार होंगे, तो उनको इसमें देखेंगे। फिर प्रभावी संप्रेषण क्या होता है। प्रभावी संप्रेषण यानी कौन सी वाचिक संप्रेषण और नॉन वाचिक संप्रेषण क्या होते हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो ये वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। फिर क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होते हैं, तो उस पर भी यहाँ बात करते हैं। फिर आती है प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं कौन कौन सी होती हैं। तो जो भी मतलब अच्छा संप्रेषण होता है उसमें कौन कौन सी बाधाएं होती हैं, उसको बात करेंगे यहाँ पर। फिर जन मीडिया और समाज के बारे में बात करते हैं। तो ये यूनिट हुई संप्रेषण, ठीक है। अब बात करते हैं गणितीय तर्क और अभिवृत्ति पर। तो तर्क के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संख्या श्रेणी क्या होती है, अक्षर श्रेणी क्या होती है, कूट किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर गणितीय अभिवृत्ति में क्या आता है, इसमें टॉपिक दिए गए हैं, इनको अच्छे से कवर कर लेना, इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अंश, भिन्न वगैरह। फिर समय और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन, ये अनुपात और प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज और छूट और औसत, तो ये बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो इनको अच्छे से कवर कर लेना क्योंकि ये यूजीसी द्वारा दिए गए हैं, तो ये इस बात को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यूनिट 6 यानी युक्तियुक्त तर्क, लॉजिकल रीजनिंग। दोस्तों ये थोड़ी सबसे कठिन यूनिटों में से एक होती है, लेकिन अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। यानी युक्ति यानी रीजनिंग के ढांचे का बोध होता है, तो उसको पढ़ना होता है। फिर युक्ति के प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं युक्ति के प्रकार, तो उस पर चर्चा करते हैं, जैसे कि निगमनात्मक युक्ति और आगमनात्मक युक्ति। अनुमान के बारे में पढ़ेंगे और अनुमान की संरचना क्या होती है वो पढ़ेंगे। तो ये चीज हुई। वेन आरेख जो गणित में होते हैं ना, जो इसमें इसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन में पूछा जाएगा, वेन आरेख पूछा जाएगा। फिर भारतीय तर्क शास्त्र को देखेंगे कि भारतीय तर्क शास्त्र किस प्रकार का है, पर प्रमाण को पढ़ेंगे। तो ये 6 टॉपिक हैं
और अगर इनको अच्छे से देख लेते हैं तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो 7वें नंबर का आता है DI यानी डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें पूछते हैं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। लेकिन इसके जो 5 क्वेश्चन आते हैं तो वो इस प्रकार से जाएंगे जैसे वेन आरेख देखा होगा तुमने, है। तो इस प्रकार से कोई चार्ट वगैरह दे देंगे, इसमें मान के चलो 10 20 30 ये इसकी मात्रा है और यहाँ पर ये कितना काम कर रहा है वो हो जाएगा। तो समय मान लो ये समय हो जाएगा, ठीक है। या मतलब कुछ भी दे देगा तो पहले दिन इसने 20 काम किया, फिर दूसरे दिन 30 काम कर दिया, फिर 10 पे ही रह गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि इसका औसत क्या हुआ, तो वो पूछ लिया जाएगा। मतलब यहाँ पर गणित आ जाएगा। तो इसको अच्छे से कवर करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। अगर तुम 5 साल की PYQ भी करके चले जाओगे ना तो ये कवर हो जाएगा और ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस 5 साल की PYQ को अच्छे से पूरे के पूरे कवर करके चले जाना तो ये कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें ICT का परिचय यानी क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं और क्या प्रकार हैं, अर्थ क्या होता है, तो इसमें वो चर्चा करेंगे। फिर इंटरनेट के बारे में देखेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, तो उस पर तो ये हो जाएगा। फिर शिक्षण में ICT यानी जो तुमने पहले देखा होगा स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, तो वो वाले टॉपिक आ जाएंगे। यानी डिजिटल क्लासरूम क्या होती है, तो इनमें वो वाले टॉपिक आ जाएंगे, ठीक है। फिर ICT के अनुप्रयोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसका ICT का अनुप्रयोग चल रहा है, तो ये टॉपिक हो जाता है किस कौन सा ICT के बारे में। तो अब बात करते हैं यूनिट 9 लोक विकास एवं पर्यावरण। वैसे तो ये यूनिट थोड़ी बड़ी दिखती है पढ़ने में, लेकिन अगर इसको समझ लेते हैं तो ये पूरी पर्यावरण पर आधारित होती है, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इसको 5 टॉपिक में बांट कर लाया हूँ। पहला है विकास और पर्यावरण। तो इसमें सतत विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इसमें मानव और पर्यावरण के संबंध क्या होते हैं, तो उसके बारे में पूछा जाएगा कि मानव और पर्यावरण के संबंध क्या होंगे। फिर पर्यावरणीय मुद्दे कौन कौन से मुद्दे, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, फिर प्रदूषण हो रहा है, तो ये पर्यावरणीय मुद्दे हो गए। फिर आता है प्राकृतिक संसाधन यानी जल, पहाड़, पर्वत, ये प्राकृतिक संसाधन है। वृक्ष, वन, तो ये प्राकृतिक संसाधन है, उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिर प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं, बाढ़ हुई, तो सूखा हुआ, ठीक है, भूस्खलन हुए, तो ये प्राकृतिक आपदाएं हो जाती हैं, तो इन पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर पर्यावरण का संरक्षण यानी जो वन्य जीव अधिनियम 1986 का था वो दिया गया है। फिर जैव विविधता पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट हुई 9। तो अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो इसमें देखेंगे कि उच्च शिक्षा संस्थान कौन कौन सी हैं और शासन यानी यहाँ पर विश्वविद्यालय देखेंगे कि कितने विश्वविद्यालय हैं, और यहाँ पर पॉलिटी आ जाएगी, तो इसको ध्यान रखना, ये पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं। फिर स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा किस प्रकार की है, तो उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली को देखा जाएगा। फिर व्यावसायिक और तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा पूछी जाती है, तो ये इस बात को ध्यान रखना। फिर मूल शिक्षा और पर्यावरणीय शिक्षा से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर हायर एजुकेशन में नीतियां और सुधार किस किस प्रकार से हुए हैं, तो ये यूनिट हो जाती है इंपॉर्टेंट। और वैसे हर एक यूनिट तो महत्वपूर्ण रहती है, 5 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने बोला था कि 2 ऐसी चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेट निकालने के लिए। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो सिलेबस को देखकर पहले सिलेबस को देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही वो चीज है जिससे कि हमको पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। फिर दूसरे नंबर की बात आ जाती है 5 साल की PYQ। इनको अगर तुम करके चले जाते हो तो नेट तो आसानी से निकल जाएगा। और JRF के लिए ये सिलेबस दिया गया है उसको अच्छे से कवर करेंगे तो JRF मिल जाएगा। तो ये थी वीडियो पूरे सिलेबस पर पेपर 1 की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और
दोस्तों को शेयर भी कर देना। थैंक यू।